दो में आप लोगों ने देखा था कि नीरव वृंदा को मना रहा था और दोनों एक दूसरे में कैसे समा गए थे। रात को जब सब सो जाते हैं तो कमल दुकान से घर आता है और दरवाजा खटखटाने पर वृंदा दरवाजा खोलती है। और अब आगे देखेंगे। शाम को बाऊजी भी घर आए। वृंदा को अब नॉर्मल काम करते देख वो भी खुश थे। वृंदा ने उनके पैर छुए तो आशीर्वाद दे उसका हालचाल पूछा। उसे नॉर्मल देख सुकून मिला, वरना वे सब लोग वृंदा की बीमारी और उसके बाद बाबा वाली घटना के बाद से वृंदा की हालत के कारण चिंतित थे। वृंदा सामान्य हुई तो अब बारी थी बाबा को सबक सिखाने की। रात में पंकज बाऊजी के सामने सारी बात रखता है और आगे क्या करना है उसकी रणनीति भी बताता है, पर बाऊजी इस बात में संदेह जताते हैं कि पुलिस क्या बाबा पर हाथ डालेगी, क्योंकि बाबा को गांव और उस इलाके के लोगों का जबरदस्त समर्थन हासिल है। साथ ही कुछ नेताओं का हाथ भी सर पर है। ऐसे में बाबा पर हाथ डालना टेढ़ी खीर है, जिसका उन्होंने अंदेशा भी जताया। पर इसके अलावा फिलहाल उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। अगली दिन की सुबह जब सूरज की किरणों ने पूरब से निकल धरती पर डेरा डाला तो अलसाई पेड़ की पत्तियों ने हंसकर उसका स्वागत किया। चिड़ियों ने गाना शुरू किया तो गांव में भी लोगों की हलचल शुरू हो गई। कहीं चूल्हे पर उठती चाय की सौंधी महक सुबह की दस्तक दे रही थी। कहीं गांव में भी लोग अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे। कोई पशुओं को नहला रहा था तो कोई खेतों की तरफ बढ़ रहे थे। बाऊजी भी नाश्ता कर दुकान पर चले गए। कमल स्कूल चला गया और अब पंकज और नीरव के कुछ दोस्त पुलिस स्टेशन की तरफ चल पड़े। गए तो वे लोग बाबा के खिलाफ कंप्लेन लिखाने थे, पर वहाँ तो कोई एफआईआर लिखना तो दूर कंप्लेन सुनने तक को तैयार ना था। पंकज ने पुलिस वालों का ऐसा व्यवहार देखा तो स्तब्ध था। ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? जब हद हो गई तो आखिर उसने आपा खो दिया। क्या मजाक है ये? इंस्पेक्टर, आप एफआईआर भी क्यों नहीं लिख रहे? वह गुस्से से बोला तो इंस्पेक्टर ने उसे ऐसे घूरा मानो ये पूछकर उसने अपराध कर दिया हो। ऐसा है, ज्यादा तो उछलो मत। जानते भी हो किसके खिलाफ कंप्लेन लिखा रहे हो? बाबा नैनसुख। चांद पर थूकने जैसा बेवकूफी भरा कार्य करोगे तो क्या पुलिस को बेवकूफ समझा है कि वह तुम्हारी बात मानेगी, क्योंकि चांद पर थूकने से उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। उसी प्रकार तुम लोग एक महात्मा पुरुष पर निजी दुश्मनी की वजह से इतना घटिया आरोप लगा रहे हो। इंस्पेक्टर तो कुछ सुनने को तैयार ही ना था, ना एफआईआर लिखने को। तैयार होता भी कैसे? पंकज पुलिस के पास आने वाला है, इसकी भनक पड़ते ही किरत दास और सरपंच ने पैसे जो भर दिए थे जेब में, जिससे उसकी जेब इतनी भारी हो गई कि कर्तव्य की मर्यादा हल्की पड़ गई। और अब वो पंकज को वहाँ से टालने के मूड में था। निकलो सब यहाँ से। उसने पंकज से बदतमीजी से कहा तो नीरव भड़क गया। उसे पंकज का अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ। इंस्पेक्टर, जुबान संभाल। अगर बदतमीजी करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। नीरव ने दांत पीसते हुए कहा। अपनी पहलवानी का जोर अखाड़े में दिखाइए पहलवान जी, पुलिस थाने में नहीं। नीरव इंस्पेक्टर को सबक सिखाने दंदनाता बढ़ा। मामले की नजाकत समझ पंकज ने किसी तरह उसे संभाला और पकड़कर बाहर ले आया, वरना ऑन ड्यूटी पुलिस वाले पर हाथ उठाने के जुर्म में वे नीरव को ही पकड़ लेते। बाहर लाकर किसी तरह पंकज ने उसे शांत किया। पुलिस वाले तो उनकी मदद नहीं कर रहे थे, तो अब उनके पास कोई चारा नहीं बचा था। पास में ही वीडियो ऑफिस था, वहाँ चले गए। वीडियो अभी नया ही इधर आया था, प्रोग्रेसिव सोच का था। उसके पास भी बाबा की शिकायत थी कि किस तरह भोले भाले लोगों को बेवकूफ बना रहा है, पर उसके पास ना सबूत था ना लोगों का समर्थन। पंकज उससे मिला तो अब वो उनके साथ पुलिस थाने आ गया। उसने इंस्पेक्टर को बाबा पर एक्शन लेने को कहा, पर वो अभी भी तैयार नहीं था। देखिए वीडियो साफ बात ऐसी है कि हम बाबाजी पर एक्शन लेंगे तो यहाँ दंगे भड़क सकते हैं, इलाके की शांति भंग हो सकती है। इलाके की शांति भंग ना हो, इसलिए क्रिमिनल पर हाथ ही ना डालना बड़ा अनोखा तरीका निकाला है आपने इंस्पेक्टर। इलाके की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अगर अभी के अभी बाबा पर कार्यवाही ना की तो मैं कलेक्टर साहब को फोन करूंगा। वीडियो ने कलेक्टर के पास जाने की धमकी दी तो इंस्पेक्टर ने एफआईआर तो लिख दी, पर बाबा पर सीधा हाथ डालने से सुरक्षा व्यवस्था का हवाला दे साफ इनकार कर दिया। आखिर मजबूर हो वीडियो ने कलेक्टर को फोन लगाया, वहाँ की यथास्थिति बताई।
कलेक्टर ने इंस्पेक्टर का फोन किया कि बाबा पर कार्यवाही की जाए, तो मजबूरी में इंस्पेक्टर अपने दल बल के साथ सदन के बाहर आ गया। पर आने से पहले वह किरतदास को खबर कर चुका था कि उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेन हो गई है, तो बचाव कर ले। जैसे ही वे लोग वहां पहुंचे, सदन के अंदर बाबा के समर्थकों की भारी भीड़ जमा हो चुकी थी, जो मरने मारने पर उतारू थी। समर्थक बाबा के खिलाफ पुलिस कार्यवाही से नाराज थे, इसलिए पुलिस को आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे। वे बाबा के सदन और पुलिस के बीच दीवार बनकर खड़े थे। पुलिस उनसे टकराना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि वे काफी उग्र थे, जिन पर समझाने का भी कोई असर नहीं हो रहा था। सख्ती वे करना नहीं चाह रहे थे, तो बहाने बनाने लगी कि यदि इन लोगों पर ज्यादा सख्ती की गई तो भीड़ उग्र हो जाएगी, जिससे स्थिति बदतर हो सकती है। इंस्पेक्टर के ऐसी टालमटोल वाले रवैये को देख पंकज और वीडियो दोनों हैरान थे। 2 दिन तक पुलिस ने सदन को घेर कर रखा, पर उनके समर्थकों ने पुलिस को अंदर घुसने ही नहीं दिया। पुलिस बेबसी बाहर खड़ी थी। पंकज को इंस्पेक्टर पर पहले ही शक था कि वो बाबा से मिला हुआ है। वह वीडियो से इस बाबत बात करता है, तो उसने इंस्पेक्टर को चेतावनी दी कि यदि उसने अपना कार्य गंभीरता से नहीं किया तो परिणाम अच्छा नहीं होगा, पर उस पर कोई असर नहीं था। वीडियो को भी इंस्पेक्टर का ऐसा रवैया समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे तो ये हफ्ते दिन तक भी कार्यवाही नहीं करेंगे, तो ये लोग तो मानेंगे ही नहीं। आखिर हार कर उसने डीसी से इंस्पेक्टर की कंप्लेन कर दी। डीसी उसी समय अपने दल बल के साथ वहां पहुंचा और इंस्पेक्टर को उसके रवैये के लिए डांटा और मौके पर ही सस्पेंड कर दिया गया और पुलिस को सदन के अंदर जाकर कार्यवाही करने के आदेश दे दिए गए। पर तभी अचानक कुछ अप्रत्याशित हुआ। बाबा किरतदास और सरपंच के साथ बाहर निकले कि वे स्वयं पुलिस स्टेशन जाने को तैयार हैं। ये सब क्या है, किसी को समझ ना आया कि बाबा ने अचानक टर्न क्यों ले लिया। ये सब अप्रत्याशित था। किसी को उम्मीद ही नहीं थी कि बाबा ऐसा कुछ कर सकते हैं। उन्होंने सभी समर्थकों को शांत रहने को कहा और पुलिस स्टेशन आ गए। दरअसल सब बाबा की चाल थी। वह 2 दिन से अपने वकीलों से मिल रहे थे। फिलहाल बाबा पर कोई बड़ा संगीन आरोप नहीं था। जो मामला था उसमें जमानत होने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि वे आसानी से साबित कर सकते थे कि वृंदा अन्य भक्तों की तरह खुद ही वहां आई थी, जैसे अन्य लोग आते हैं। अन्य को तो परेशानी नहीं होती। दरअसल वह तो इलाज करने का तरीका है, जिससे वृंदा घबरा गई थी। बाबा को जमानत भी मिल गई, पर कुछ चेतावनी के साथ कि आइंदा अगर कोई शिकायत आए तो कड़ी कार्यवाही की जाएगी। बाबा को जमानत मिलने से पंकज और नीरव वीडियो निराश थे, पर जब तक बाबा के खिलाफ कोई सॉलिड सबूत नहीं होगा, उसको सजा नहीं दिलवाई जा सकती, ना उसके पाखंड का अंत हो सकता है। इसलिए जब तक केस चलेगा उसके खिलाफ सबूत जुटाने पड़ेंगे। और अब तो बाबा सावधान हो जाएगा, तो अब वो खुलेआम तो ऐसे काम नहीं करेगा, पर हाँ चोरी छिपे तो करता रहेगा। तो सबूत जुटाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसके खिलाफ तगड़े सबूत की जरूरत पड़ेगी। पंकज ने ये काम नीरव और वीडियो को सौंपा, क्योंकि वही गांव में रहने वाले थे। उसे तो शहर वापस जाना है। बाबा वाला मामला तो फिलहाल लंबा चलेगा, पर पंकज को भी 3-4 दिन और हो गए थे घर पर रहते। अब उसकी भी छुट्टियां खत्म हो रही थी और कल उसे जाना था। घर का माहौल काफी भारी था। पहले भी जाता था, पर इस बार अपनी नई नवेली पत्नी को छोड़कर जाना उसके लिए भी थोड़ा मुश्किल हो रहा था। दुख तो पहले भी होता था जाने का, परिवार से दूर अकेले रहना, पर वो बड़ा तो है ही, बहुत समझदार भी है, केयरिंग नेचर का है, तो उसे सबकी चिंता रहती थी। पर अब वो जा रहा था तो उसके पीछे वृंदा पता नहीं कैसे एडजस्ट करेगी। वृंदा से ज्यादा टेंशन उसे ही हो रही थी। कमल और बाऊजी की तरफ से उसे इतनी चिंता नहीं है। प्रॉब्लम तो नीरव और उसका गुस्सा है, उसका कुछ पता नहीं। इसलिए सोने से पहले उसके कमरे में आ गया। नीरव बिना शर्ट के सिर्फ बनियान और लोअर में था। पंकज आया तो उठ बैठा। अरे भैया आप आइए, कैसी चल रही है तेरी प्रैक्टिस? वो उसकी बाजू पर जोर से हाथ मारता है। फर्स्ट क्लास, दिल्ली कैंप है लगने वाला है तेरा, कब जाएगा? हफ्ते बाद चला जाऊंगा। इस बार गोल्ड मेडल चाहिए। जी भैया, उसकी ही तैयारी कर रहा हूँ। मुझे पूरा विश्वास है मेरे भाई पर। और तेरी जॉब का क्या हुआ? तुझे रेलवे में जॉब मिल रही थी। हाँ, राज्य सरकार ने खेल कोटे से बढ़ाया तो है नाम पर। मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ फिलहाल।
इंटरनेशनल जीत गया तो बड़ी पोस्ट पर चला जाऊंगा। ठीक है, जैसे तुझे अच्छा लगे। ये सब तो बाहर की बातें हो गई, अब तुझसे कुछ घर की बात करना चाहता हूँ। हाँ बोलो। मैं वृंदा के बारे में बात करना चाहता हूँ। देख नीरव, मानता हूँ वृंदा के आने से तू सहज नहीं है। वृंदा भी रसोई और घर के काम में कच्ची है, पर परिस्थिति हमेशा एक जैसी नहीं होती। पहले कोई स्त्री नहीं थी, अब आ गई है, तो तुझे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कुछ दिन दिमाग ठंडा रखेगा तो सब चीजें आसान लगने लगेंगी, क्योंकि तुझे भी उसकी आदत हो जाएगी और वृंदा भी सब काम संभाल लेगी। मैं कोशिश करूँगा। कोशिश नहीं, तुझे ये करना ही है। मैं चला जाऊंगा तो तुझे ही सब देखना है। उससे कोई गलती हो जाए तो नजरअंदाज करना, पर प्लीज उसके साथ वैसा व्यवहार मत करना जैसे तू करता है, और डांटना तो बिल्कुल भी मत। जैसे पहले अपना काम खुद करता था, अब भी कर लेना। जी भैया, मैं कोशिश करूँगा। पंकज ने नीरव को काफी देर समझाया और अब वो उठकर बाबूजी के पास आ गया। वे उसकी उलझन समझ रहे थे कि पंकज वृंदा की वजह से चिंतित है, तो उसे पूछा बहू की वजह से चिंतित है। जी पापा, ऐसा क्यों नहीं करता कि बहू को साथ ही ले जा अपने साथ। हम जैसा पहले चला रहे थे अभी भी चला लेंगे। उसकी परेशानी समझ बाबूजी बोले, नहीं पापा, वो बात नहीं है। मैं वृंदा की तरफ से चिंतित हूँ, पर यह भी नहीं भूल सकता कि इस घर को भी एक औरत की जरूरत है। इतने सालों से आप ही सब देख रहे हैं, अब तो आपको भी थोड़ा आराम मिलना चाहिए। कमल और नीरव भी कब तक चूल्हा संभालेंगे। नीरव भी तो अधिकतर बाहर ही रहता है। कमल का बोर्ड है, उसे पढ़ाई करनी है, तो अभी इस बारे में नहीं सोच रहा। बाकी आप तो हैं ही, आपके रहते मुझे किस बात की चिंता। तू सबके बारे में इतना सोचता है तो तुझे भी बहू की इतनी अधिक चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहू को कोई तकलीफ नहीं होगी, बस थोड़ा उस बैल बुद्धि का डर है, कब क्या बोलना है। ज्यादा सोचता नहीं है, पर उसका भी बाहरी गुस्सा है। तालमेल नहीं बिठा पा रहा है, इसलिए करता है। तू भी तो उसके स्वभाव से अच्छे से परिचित है। नारियल जैसा है, बाहर से कठोर पर दिल से उतना ही नरम और मुलायम। अभी तू है इसलिए गुस्सा करता है, बाद में नहीं करेगा, और करेगा तो मैं हूँ ना, उसे समझाने। बाबूजी ने पंकज की चिंता समझ उसे आश्वस्त किया। काफी देर पंकज बाबूजी के साथ बैठा रहा। उन्होंने उसे आश्वस्त किया कि उसके जाने के बाद वृंदा को कोई समस्या नहीं आएगी, तो अब वह भी कमरे में आ गया। उसे कमरे में आया देख वृंदा भी किचन से काम निपटा कर आ गई। देखा तो पंकज अपने कपड़े अलमारी से निकालकर बाहर रख रहा था। वृंदा आई और पैकिंग में उसकी मदद करने लगी, तो पंकज उसे वैसा ना करने को कहता है। रहने दो वृंदा, मैं कर लूँगा। कोई ना जी, मैं कर लूँगी। तुम अभी तो किचन से थक कर आई हो, तुम बैठ जाओ। उसने बस गर्दन हिलाई। वो कुछ बोल ही नहीं रही थी, बस उसके कपड़े रखने में व्यस्त थी। पर असल में पंकज के जाने से वो बहुत दुखी है, जो बता नहीं पा रही है। उसके इस तरह चुप होने से पंकज समझ रहा था कि वृंदा उदास है। वृंदा, पंकज ने आवाज दी, पर वो नीचे ही देखती रही। वृंदा, मुझे देखो, उसने फिर दोहराया, तो वृंदा ने उसकी तरफ देखा। आंखों से आंसू टपकने लगे। पगली रोने यो लग जाती है। वो उसको कंधे से पकड़ लेता है तो वो जल्दी जल्दी आंसू साफ करती है। हुआ क्या? उसने फिर पूछा। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं मैं कैसे रहूंगी, वह सुबकती बोली और उससे लिपट गई। भावुक तो उसे देख पंकज भी है। वो उसे दोनों बाजुओं के बीच लेकर कसकर आलिंगन कर लेता है। रो मत वृंदा, और अभी थोड़ा जा रहा हूँ, सुबह जाऊंगा, अभी तो हमारे पास पूरी रात है। वो उसकी ठोड़ी को ऊपर करता है। रोना बिल्कुल भी नहीं है, पर उसके ऐसा कहते ही वह और ज्यादा रोने लगी, तो वह उसे ऐसे ही खुद से चिपका लेता है जब तक वह चुप नहीं हुई। मैं तुम्हें रोज फोन करूंगा, और तुम्हें जब भी मेरी याद आए मुझे कॉल कर देना, और इतना रोने वाली भी भला कोई बात है। मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। चलो अब जल्दी मुस्कुरा दो, ऐसी उदास रहती हो तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पंकज ने उसे बहलाना चाहा, पर वो अभी भी उदास थी, तो वह दोनों उंगलियों को उसकी पेट में रख गुदगुदी करता है, तो वो खिलखिला दी। छोड़िए, क्या कर रहे हैं? वह उसको खुद से हटाकर दूर जाने लगी, तो वह उसकी कमर पर दोनों हाथ कसकर पकड़ लेता है। छोड़िए, क्या कर रहे हैं? वो उसको खुद से हटाकर दूर जाने लगी, तो वह उसकी कमर पर दोनों हाथ कसकर पकड़ लेता है। आज तो छोड़ने मत कहो,
उसने उंगलियां पेट में फिराई तो वृंदा की खिलखिलाहट प्यार भरी मुस्कान में बदल गई। वह मुंह उसके कानों के पीछे बालों में दबा धीरे से फुसफुसाया, आज की रात यादगार बनाते हैं ना, ताकि इन यादों को साथ में ले जा सकूं। उसकी आवाज में इतनी अपील थी कि अब तो उसका खुद को छुड़ाने का प्रयास बंद हो गया। पंकज के हाथ की उंगलियां पेट पर शरारत करने लगी, होंठ कान के पीछे और गर्दन पर चूमने लगे तो वृंदा की भी आंखें मदहोशी में बंद होने लगी। तो वो उसकी कमर से पकड़े झटका से सीधा करता है और होंठों को पेशेंटली चूमने लगा। वृंदा के हाथ स्वतः ही उसकी गर्दन पर बंध गए। वह इसी अवस्था में उसे दोनों हाथों से उठा बेड में ले आया और गहरे चुंबन लेने लगा। उसके होंठ वृंदा की नरम गर्दन पर जम गए तो अब वह बेकाबू था। होंठ सख्ती कर रहे थे और सारी सीमाएं लांघ पूरे जिस्म में अपने निशान छोड़ रहे थे। रात भर दोनों ने आसमान की सैर की, वैसे भी जुदाई से पहले की। ये रात दोनों को कुछ ज्यादा ही हसीन लग रही थी, पर रात जितनी हसीन थी सुबह उतनी ही अधिक भारी थी। वृंदा ने खुद को पंकज की बाहों से मुक्त किया। वह चैन से सो रहा था। एक नजर उस पर डाल वो उठ गई। आदतन शीशे के आगे खड़ी थी। नजर गाल और गर्दन पर पड़े निशान पर पड़ी, आश्चर्य से चीख निकल गई। पंकज जी, क्या हुआ वृंदा? उसके ऐसी पुकारने से वह भी उठकर बैठ गया। ये क्या किया जी आपने? वह हैरानी से शीशे में देखती बोली, पर वह तो मुस्करा रहा था। उठकर उसके पास आ कमर को दोनों हाथों से पकड़कर उसके कंधे पर थोड़ी टिका दी। निशानी है मेरी तरफ से, कुछ दिन तक इन्हें देख तुम्हें मेरी याद आ जाएगी। वो आंखों में शरारत लिए बोला, मैं भी तो तुम्हारी निशानी ले जा रहा हूँ। अपनी गर्दन के नीचे पड़े निशान दिखाता वह बोला, तो ये कैसे हुआ? वृंदा ने पूछा। तुम ही जानो। वह मुस्कराया तो वृंदा ने शर्म से हाथों से चेहरा ढक लिया। निशानी है मेरी तरफ से, कुछ दिन तक इन्हें देख तुम्हें मेरी याद आ जाएगी। वो आंखों में शरारत लिए बोला, मैं भी तो तुम्हारी निशानी ले जा रहा हूँ। अपनी गर्दन के नीचे पड़े निशान दिखाता वह बोला, तो ये कैसे हुआ? वृंदा ने पूछा। तुम ही जानो। वह मुस्कराया तो वृंदा ने शर्म से हाथों से चेहरा ढक लिया। आखिर वो लम्हा भी आया जब भारी मन से पंकज ने शहर जाने के लिए कदम आगे बढ़ाए। कमरे से कदम बाहर निकालने से पहले वृंदा को आलिंगन कर लिया। उसे खुद से दूर करते मन बहुत भारी हो रहा था, पर जिम्मेदारी की मजबूरी इंसान की सबसे बड़ी मजबूरी होती है, जिसे निभाने वो अपने इस गांव से दूर शहर जा रहा था। गांव से शहर जब कमाने की मजबूरी ले आती है तो अपने घर ठहरना मेहमानों जैसा हो जाता है। जहां आए हैं तो जाना पड़ेगा। वृंदा को समझाकर बाऊजी को जिम्मेदारी सौंप पंकज जाने लगा तो वृंदा अपने आंसू छलकने से नहीं रोक पाई। नीरव उसे छोड़ने स्टेशन तक आ रहा था। स्टेशन तक आते आते न जाने कितनी बार पंकज ने नीरव को समझाया। आखिर उसकी चिंता को समझ नीरव को उसे आश्वस्त करना पड़ा, भैया आप मेरी वजह से इतनी टेंशन मत लीजिए। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि जितना हो सकेगा अपने गुस्से पर काबू रखूंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा तालमेल बिठाने की, और ना कर पाया तो अकेडमी चला जाऊंगा। नहीं, ऐसा मत करना। तुझे गांव में ही रहकर पहलवान जी के अखाड़े में ही अपनी आगे की तैयारी करनी है। कोई भी अकेडमी तुझे वो कोचिंग नहीं दे सकते जो पहलवान जी दे सकते हैं। इसके साथ ही तुझे बाबा पर तो नजर रखनी ही है। तू चला गया तो बाबा के खिलाफ सबूत कैसे जुटाएगा? और इसके साथ तुझे घर का भी तो ध्यान रखना है। जैसा आप चाहते हैं मैं वैसा करूँगा, पर आप टेंशन ना लो। थैंक यू। वह नीरव के गले लगा लेता है। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आई तो उससे विदा ली और ट्रेन में बैठ गया। एक तेज आवाज और गड़गड़ाहट के साथ ट्रेन आगे बढ़ी तो नीरव भी घर की ओर मुड़ गया। वृंदा भी सारा दिन उदास रही। पंकज के बिना घर जैसे काटने को दौड़ रहा था। हर 2-3 घंटे बाद पंकज को कॉल करके पूछती कि कहाँ पहुँच गए। सुबह से रात हो गई। नीरव स्टेशन से वापस आ गया। कमल स्कूल से और बाऊजी दुकान से पर कोई चहल पहल नहीं थी। घर में उदासीनता का माहौल था। सब खाने के बाद अपने कमरों में चले गए तो वृंदा भी रसोई से फारिग हो कमरे में आ गई। जब से ब्याह हुआ पहली बार था कि बिना पंकज के उसे अकेला सोना पड़ रहा था।
महज कुछ दिन में पंकज से ऐसा बंधन जुड़ गया कि आज महसूस हुआ कि वह दूसरे घर में है। पंकज भी शहर सकुशल पहुंच गया था। जाने के बाद काफी देर पंकज उससे बात करता रहा, जब तक दोनों को नींद की वजह से फोन हाथ से छूट नहीं गए। सुबह जल्दी ही वृंदा की नींद खुल गई। नहा धोकर किचन में आकर सबसे पहले नीरव जो भी डाइट लेता है उसे बनाकर बाहर ही रख दिया, ताकि उसे बोलने का मौका न मिले। नीरव ने भी बिना कुछ बोले वह डाइट ली और चला गया। बाऊजी और कमल दोनों भी चले गए, तो अब वो घर में अकेले थी। अब नीरव ही अखाड़े से 12 बजे तक आता है, वो भी दोस्तों के साथ बिजी ना हुआ तो। वृंदा ने काम निपटाया और चैन की सांस लेने बैठ ही रही थी कि आंगन के बाहर मुख्य द्वार पर दस्तक हुई। उसे लगा नीरव आज जल्दी आ गया है, तो दरवाजा खोलने आई पर वहाँ हैरानी उसका इंतजार कर रही थी। एक लड़की खड़ी थी, ब्राउन कलर की कलमकारी प्रिंटेड अनारकली कुर्ती के नीचे लैगिंग, गले में चुन्नी डाले, उम्र यही 20-21 साल की सुंदर सी लड़की थी। वृंदा ने हैरानी से उसे देखा। आज से पहले उसने उसे पहले कभी नहीं देखा, तो परिचय जानने उसका मुंह तकने लगी। नमस्ते भाभी, मैं चक्षु। सॉरी, मैंने पहचाना नहीं। वृंदा ने अनभिज्ञता जताई तो उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। पहचानेगी कैसे, हम पहली बार मिल रही हैं। मैं आपकी पड़ोसी हूँ, कल ही शहर से आई हूँ। मैं वहाँ से ग्रेजुएशन कर रही हूँ। एग्जाम थे तो पंकज भैया की शादी में शामिल नहीं हो पाई। शादी में यहाँ नहीं थी, तो आते ही आपको देखने की इच्छा हो रही थी तो आ गई। आ जाओ, अंदर आ जाओ। वृंदा उसे अंदर ले आई और अब वो दोनों बातें करने लगी। वृंदा उसके लिए चाय बिस्किट ले आई। चक्षु काफी फ्रैंक चुलबुली सी थी। थोड़ी देर में वह उससे घुल मिल गई। भाभी, आज और कोई दिख नहीं रहा? थोड़ी देर बाद उसने वृंदा से पूछा। हाँ, वो कमल स्कूल से 2 बजे से आएगा। बाऊजी दुकान पर है और देवर जी अखाड़े में। हाँ, पर 12 बज गए, नीरव को आ जाना चाहिए था। हाँ, आ जाते हैं। आज पता नहीं कहाँ लेट कर दी। क्या पता वहीं से दोस्तों के साथ कहीं निकल गए हो। उनका कोई पता नहीं रहता। आपके साथ वो अकड़चंद एडजस्ट कर पा रहा है कि नहीं? बोलते हुए वो मुंह पर हाथ रख हंस दी। प्रॉब्लम तो हो रही होगी उसको। हम बचपन से साथ खेले हैं, पर अब मुझसे इतनी दूरी बनाकर रखता है कि जैसे मैं इंसान नहीं, भूत हूँ। हाँ, प्रॉब्लम तो है, पर क्या कर सकते हैं। ठीक है भाभी, फिर अभी मैं जाती हूँ। शाम को आऊंगी, तभी सबसे मिलूंगी। वैसे अभी मैं यही हूँ तो आती रहूंगी। वृंदा से इजाजत ले चक्षु बाहर जाने को हुई कि इतने में नीरव बाहर से आता दिखा, तो वो वापस मुड़ गई और आकर वापस बैठ गई। उसके चेहरे पर मुस्कान थी जो वृंदा को समझ नहीं आया। क्या हुआ? भाभी, नीरव आ गया, अब तो उससे मिलकर ही जाऊंगी, देखना उसका रिएक्शन। नीरव अंदर आया। चक्षु ने देखा तो उठ गई। नीरव की नजर भी चक्षु पर पड़ी तो उधर ही आ गया और थोड़ी दूरी पर खड़ा हो गया। नीरव चक्षु से 1-2 साल बड़ा बेशक हो, पर दोनों पड़ोसी हैं, साथ खेले बड़े हुए हैं, पर अब वह उससे भी दूरी बनाकर रखता है। कैसे हो नीरव? मैं ठीक हूँ, तू बता कब आए शहर से? कल। कैसी चल रही है तेरी पढ़ाई? अच्छी चल रही है, अभी एग्जाम देकर आई हूँ। तुम्हारी प्रैक्टिस कैसी चल रही है? बढ़िया। तूने चाय पानी कुछ लिया? हाँ, ठीक है, कहता वो किचन में गया और पानी लेकर पानी पिया और अपने कमरे की तरफ जाने लगा तो चक्षु ने टोक दिया। मैं तो तुमसे बात करने रुकी थी और तुम जा रहे हो? मुझसे क्या बात करेगी? इतने समय बाद मिल रहे हैं, कहती वह उसके समीप ही खड़ी हो गई। मैं अभी अखाड़े से प्रैक्टिस करके आया हूँ तो थक गया हूँ, रेस्ट करूँगा, तू बैठ जा, कहता वो अंदर अपने कमरे में चला गया तो चक्षु का मुंह लटक गया। अच्छा भाभी, मैं चलती हूँ, बैठ जाओ, खाना बना रही हूँ, खाना खाकर जाना। नहीं, बस अब चलती हूँ। जिस अकड़चंद की वजह से रुकी थी, वो तो मुझे देख ऐसे भागता है जैसे मैं चुड़ैल हूँ, जिसका साया उस पर पड़ गया तो उससे चिपट जाएगी। वह बड़बड़ाई तो वृंदा भी हंस दी। ओके भाभी, समय मिलते ही फिर आऊंगी। वृंदा उसे छोड़ने बाहर तक आ गई। चक्षु मन ही मन नीरव को चाहती है, पर नीरव उसके क्या फिलहाल किसी के मन की भी कैसे सुन सकता है।
जब तक वो अखाड़े के नियमों से बंधा है। इसलिए वह चक्षु से दूरी बनाता है और चक्षु उसकी एक झलक पाने तरसती रहती है। मुश्किल ही थे पर धीरे धीरे दिन बीतने लगे। वृंदा भी अब ससुराल में मन लगाने की कोशिश करने लगी। पंकज के जाने के बाद वृंदा और नीरव का खास बड़ा टकराव तो नहीं हुआ, पर जब तक वह अपनी झल्लाहट कहीं न कहीं निकालता रहता। नीरव और वीडियो ने बाबा के खिलाफ सबूत जुटाने की कोशिश की, पर खास सफलता नहीं मिल पाई। हफ्ते बाद नीरव भी दिल्ली चला गया। चक्षु अब अक्सर ही उसके पास आ जाती, जिससे वृंदा का मन भी लग जाता। एक दिन चक्षु आई तो बहुत परेशान सी थी। वृंदा ने वजह पूछी तो इस शर्त पर बताने तैयार हुई कि किसी को नहीं बताएगी। हाँ बोल भाभी, कैसे बताओ? प्रॉमिस करो किसी को नहीं बताओगी। हाँ बोलो। वो सलोनी, मेरी सहेली। सलोनी प्रेग्नेंट है। कौन सलोनी? वृंदा ने हैरानी से पूछा। किरत दास अंकल है, उनकी बेटी, मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती है। पिछले महीने वो छुट्टियों में घर आई, उसके बाद वापस गई तो परेशान थी। मैंने वजह पूछी तो उसने बताई नहीं। पेपरों के बाद हम वापस आ गए। कल वो बहुत परेशान थी। मैं उससे मिलने गई तो फूट फूट कर रोने लगी। क्या ये तू सच कह रही है? हाँ। किसका बच्चा है? मतलब कौन है जिसके साथ उसका अफेयर चल रहा है, जिसकी वजह से ये सब हुआ है? पता नहीं, उसने ये तो नहीं बताया। पर वो बहुत डरी हुई थी। क्या शहर में उसका कोई बॉयफ्रेंड है? नहीं भाभी, वह तो बहुत ही शरीफ लगती थी। वहाँ उसका कोई फ्रेंड भी नहीं तो बॉयफ्रेंड कैसे होगा? और वो हर समय मेरे साथ ही रहती थी। अगर कोई है तो गांव में ही है। अब ना जाने उसके साथ क्या होगा। वो बहुत डरी हुई है। डरने वाली बात तो हुई ना चक्षु, ये कोई साधारण बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। शादी से पहले किसी लड़की का किसी लड़के के साथ प्रेम प्रसंग ही हमारे गांवों में आज भी अपराध बन जाता है। तो शादी से पहले प्रेग्नेंट होना समाज की नजरों में तो गलत है ही। खुद उस लड़की की मानसिक स्थिति का अंदाजा लगाओ, क्या हो रही होगी। सलोनी को चाहिए कि उस लड़के का नाम अपने माँ बाप के सामने बता दे, ताकि वे बात फैलने से पहले उनकी शादी की बात कर सकें और मामला यहीं दब जाए। भाभी, वो नाम ही तो नहीं बता रही है। मैंने बहुत कोशिश की पूछने की और यह भी समझाया कि जो इसका जिम्मेदार है उससे जल्द से जल्द शादी कर ले। घर वाले तैयार नहीं तो भागकर शादी कर ले। पर उसने कहा ऐसा कोई है ही नहीं तो शादी कैसे करेगी। ऐसा क्यों कह रही है? कोई तो होगा ही। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने उसके साथ जबरदस्ती की हो, इसलिए वो ऐसा कह रही हो। पता नहीं, वो तो वही जाने। ये तो वाकई में बहुत गंभीर बात है। सच ही कहा है किसी ने, माँ बाप के कर्मों की सजा बच्चों को भुगतनी पड़ती है। किरत दास के कर्मों की सजा उसकी बेटी को मिल रही है। किरत दास जैसा भी हो, पर मुझे सलोनी के लिए बहुत बुरा लग रहा है। तुम्हें उससे बात करनी चाहिए और समझाना चाहिए कि उसे अपने माँ बाप को ये बात बता देनी चाहिए। वे कुछ ना कुछ समाधान जरूर निकालेंगे। मैं उसको समझाऊंगी। वैसे तो वो बहुत समझदार है, पर अभी वो डरी हुई है। उसने ये बात भी अभी किसी को नहीं बताई, तो प्लीज आप भी इसका जिक्र किसी से भी मत करना। किसी से भी नहीं, यहाँ तक कि भैया से भी नहीं। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेस्ट फ्रेंड की बदनामी हो, जिससे वो कोई गलत कदम उठा ले। मैं किसी से इसका जिक्र नहीं करूंगी, तुम चिंता मत करो। वृंदा ने चक्षु को आश्वस्त किया। थोड़ी देर चक्षु उसके साथ बैठी रही, उसके बाद चली गई। वृंदा का मन भी उसकी बातें सुन बेचैन सा हो गया। हम और हमारा समाज कितना भी पढ़ा लिखा और आधुनिक होने का दम्भ भर ले, पर इन मामलों में सोच अभी भी वही पुरानी 19वीं सदी वाली है। खासकर ऐसे मामलों में दोषी कोई भी हो, सजा लड़की को ही भुगतनी पड़ती है। इस एक गलती के कारण उसके सभी गुण दोष में परिवर्तित हो जाते हैं। जब हम हर बात में पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण कर ही रहे हैं, तो ऐसे मामलों में ना जाने क्यों उनकी तरह नहीं सोच पाते। ऐसी सोच का भी अनुकरण करना चाहिए कि इस चीज को सामान्य रूप से लें, अपराध की तरह नहीं। पर इन मामलों में सोचने का नजरिया हमारा अभी वही 19वीं सदी वाला ही हो जाता है, चाहे पढ़े लिखे हो या अनपढ़।
शादी से पहले ऐसी गलती पाप कहलाई जाती है और होने वाली संतान नाजायज और दोषी हर हाल में लड़की ही मानी जाती है, जिस वजह से वो शारीरिक रूप से कष्ट तो सहती ही है, मानसिक रूप से इतनी कमजोर हो जाती है कि फिर उसे जिंदगी से बेहतर मौत लगने लगती है। चक्षु और वृंदा की अच्छी दोस्ती हो गई थी। दोनों हमउम्र थी। घर भी एक दूसरे से लगते तो वो अक्सर ही वहाँ आ जाती। अगले दिन चक्षु फिर आई और उसने बताया कि वह सलोनी से मिलने गई थी और वह उसे सच्चाई बताना चाहती है ताकि आगे क्या करे उसकी सलाह ले सके। वह डरी हुई है तो अपने घर पर सच्चाई नहीं बताना चाहती, इसलिए उसे मिलने के बहाने उनके घर आएगी। चक्षु जो भी बात होगी तो मुझे सब बताएगी। वृंदा उससे बोली, हाँ भाभी, बल्कि मैं उसे कन्विंस करूंगी कि आपको भी बातचीत में शामिल होने दे। आप उसे मुझसे बेहतर तरीके से समझा सकती हो। हाँ ये ठीक है, तुम मुझे भी बुला लेना। वृंदा ने उसे समझाया तो चक्षु ने हामी भरी। अगले दिन दोपहर के समय सलोनी चक्षु से मिलने आई तो चक्षु उसे अपने घर की दूसरी मंजिल पर बने कमरे में ले आई। वृंदा को सलोनी को देखने की उत्सुकता हो रही थी तो वह भी अपनी छत पर कपड़े सुखाने के बहाने आ गई। सलोनी अपने नाम की तरह ही सुंदर सलोनी थी। हल्का सावला रंग पर तीखे नैन नक्श की सलोनी के चेहरे से उसकी चिंता साफ झलक रही थी। वृंदा को नीचे अभी कुछ खास काम नहीं था तो छत में किसी और काम पर लग गई। थोड़ी देर बाद चक्षु की आवाज कान में पड़ी, भाभी। हाँ, वृंदा बोली, इधर आइए। क्या? वृंदा दोनों घरों के बीच में बनी दीवार के पास खड़ी होकर पूछती है। इधर ही आ जाइए, मैंने सलोनी से बात कर ली है। चक्षु ने बुलाया तो वृंदा अपने छत से उसकी छत पर उतर गई। अंदर जाकर देखा तो सलोनी बैठी सुबक रही थी। क्या हुआ चक्षु? वृंदा ने पूछा। भाभी मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, शायद आपको कुछ समझ आए। सलोनी भाभी को सब बता दो, ये भी मेरी तरह विश्वसनीय है। हाँ बोलो सलोनी। वृंदा बोली, बताओ सलोनी, भाभी किसी से इसका जिक्र नहीं करेगी। सलोनी ने बताने की हामी भरी तो वृंदा भी उसके साथ बैठ गई। आप सबको तो पता ही है, इस गांव के सभी लोगों की तरह मेरे मम्मी पापा भी बाबाजी के भक्त है। पर कुछ साल पहले ऐसा कुछ नहीं था। ये बात सबको पता है कि पहले वो उस मंदिर के बाहर बैठकर भिक्षाटन करके जीवन यापन करते थे, जिस मंदिर में साफ सफाई और देखभाल का काम मेरे पापा करते थे। बाबाजी अंधे थे, सारा दिन मंदिर के बाहर बैठते, रात में बाहर ही सो जाते। तरस खाकर मम्मी पापा उन्हें भी घर में जो रूखा सूखा खाना बनता उनको भी खाने को दे देते थे। फिर एक दिन अचानक बाबाजी को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। बाबाजी के साथ हमारे भी दिन फिर गए। धीरे धीरे बाबाजी की महिमा बढ़ी तो भक्तों का तांता भी बढ़ने लगा। उनके आशीर्वाद से मेरे पापा भी छोटे से झोपड़े से बाबाजी के साथ महल नुमा उस सदन में आ गए। भक्तों के चढ़ाए गए चढ़ावे को बाबाजी संभाल नहीं सकते थे तो उसको मैनेज करने मेरे पिता मैनेजर बन गए। सदन में उनका एक निजी भवन है जिसमें मम्मी पापा ही जा सकते थे। हमें या किसी बाहरी को वहाँ जाने की इजाजत नहीं थी। बाबाजी एक समय का ही भोजन करते हैं, वो भी रात के समय जो हमारे घर का बना होता है। उसके अलावा वे दिन भर में भक्तों द्वारा चढ़ाए गए फलाहार ही खाते हैं। पिछले साल की बात है, किसी कारणवश मम्मी पापा को रिश्तेदारी में जाना पड़ गया। वे मुझे कहकर चले गए कि बाबाजी का भोजन बना देना पर देने खुद मत जाना, किसी सेवक के हाथों भेज देना। खाना बन गया पर उस समय कोई सेवक वहाँ नहीं था। मैं इंतजार करती रही पर कोई भोजन लेने नहीं आया। बाबाजी के खाने का भी समय हो गया था तो मैं खुद ही भोजन लेकर चली गई। जब मैं गई बाबाजी अपनी शैया पर आराम कर रहे थे। बाबाजी प्रणाम। मैंने श्रद्धा से उन्हें प्रणाम किया तो वे उठ बैठे। बाबाजी भोजन। बाबाजी ने अलग आवाज सुनी तो चौंक गए। कौन है? उन्होंने मुझसे पूछा। जी मैं सलोनी। सलोनी जी। सलोनी मुझे मार्ग दिखाने में मदद करो, उन्होंने कहा तो मैंने उनका हाथ पकड़ा और उन्हें चौकी पर बिठाकर भोजन परोस दिया। वे भोजन कर रहे थे और मैं श्रद्धा से उन्हें भोजन करते देख रही थी। दूर से बाबाजी के दर्शन कई बार किए थे, आज साक्षात सामने थे। बाकी लोगों की तरह मैं भी उनसे प्रभावित थी। भोजन करने के बाद बाबाजी ने मुझे वहीं पर बैठने को कहा। वे ज्ञान की बातें कर रहे थे, साथ ही मेरे विषय में भी पूछ रहे थे। सलोनी तुम्हारा भाग्य अत्यंत प्रखर है,
मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख सकता हूँ। बाबा जी की दिव्य वाणी से ये सुनना मेरे लिए काफी सुखद था। अच्छा बाबा जी, हाँ जरा अपना हाथ बढ़ाओ, उन्होंने कहा तो मैंने अपना हाथ बढ़ा दिया। वे धीरे धीरे मेरी कलाई मसलने लगे। मैंने छुड़ाने की कोशिश की तो थोड़ी देर बाद छोड़ दी। भाग्य तो अच्छा है पर कुछ बाधा है। क्या बाबा जी? मैंने पूछा। तुम पर किसी भूत प्रेत का साया है जो तुम्हें परेशान कर सकता है। जाओ अंदर उस कलश को ले आओ जिसमें जल है। उस जल को पीने से सभी प्रकार के कष्ट और भूत प्रेत से मुक्ति मिलती है। बाबा जी के कहे ये शब्द मेरे लिए ब्रह्मा वाक्य से कम नहीं थे, तो उन्होंने जैसा कहा मैंने वैसे ही किया। मैं वो कलश उठाकर ले आई तो उन्होंने मुझे वो जल पीने को दिया। उसे पीने के बाद तो जैसे मुझ पर मधोशी सी छाने लगी। लगा मैं किसी अन्य संसार में हूँ। सब कुछ अच्छा अच्छा लग रहा था। अचानक वहाँ अंधेरा हो गया और थोड़ी बाद मैं अपने जिस्म पर किसी के हाथ का स्पर्श महसूस कर पा रही थी। कौन है ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। यहाँ पर तो सिर्फ बाबा जी थे, पर वो ऐसा नहीं कर सकते तो कौन है? क्या ये मेरा भ्रम है, स्वप्न है या सच है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद मैं अपने होठों और शरीर अन्य नाजुक अंगों को सहलाते महसूस कर रही थी। मैं विरोध करना चाह रही थी पर कर नहीं पा रही थी। कोई तो था जो मेरे शरीर पर कब्जा करना चाहता था। धीरे धीरे उसने मुझे अपने कब्जे में ले लिया और अब मैं उसे अपने अंदर महसूस कर पा रही थी। मैं विरोध करना चाहती थी पर नहीं कर पा रही थी। जैसे एनेस्थेसिया के इंजेक्शन के बाद शरीर के अंग भारी व सुन्न लगने लगते हैं, वैसे मुझे लग रहे थे, पर हाथों का स्पर्श मुझे मेरे नाजुक अंगों पर साफ महसूस हो रहा था। कौन है मुझे नहीं पता चल रहा था, पर मेरे साथ कुछ गलत हो रहा था। जानकर भी मैं विरोध के बजाय उनका साथ दे रही थी। स्वप्न था, भ्रम या सत्य, मैं इसमें उलझ कर रह गई। कुछ देर बाद सब शांत हो गया, पर वही प्रक्रिया रात में 2-3 बार मुझे महसूस हुई। सुबह मेरी नींद खुली तो हैरानी हुई। मैं अपने कमरे के बिस्तर में सोई हुई थी। मैं आश्चर्य में थी, मैं तो बाबाजी के कमरे में थी। यहाँ कैसे आई, कब आई, कौन लाया? मुझे कुछ याद नहीं था। उठना चाहा तो चक्कर सा आ गया। सर भारी हो रहा था। जिस्म ऐसे लग रहा था मानो किसी ने बहुत मारा है। नाजुक अंगों में दर्द था। पेट के निचले हिस्से में भी बहुत दर्द महसूस हो रहा था। मैंने गौर किया, गर्दन के नीचे दर्द महसूस हो रहा था। मैं उठकर शीशे के सामने खड़ी हुई। मेरे जिस्म पर लाल नीले से निशान हो गए थे। मैं समझ गई थी कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। मैं मम्मी पापा का इंतजार करने लगी ताकि उन्हें इसके बारे में बता सकूं। तभी बाबाजी के सेवक आए और मुझे कहा कि बाबाजी बुला रहे हैं। ना चाहते हुए भी मुझे जाना पड़ा। वहाँ जाकर उन्होंने मुझे कहा कि जो कुछ मेरे साथ हुआ वो उसका इलाज का हिस्सा है। जो उस पर बुरी शक्तियों का असर है उसे दूर करने का, इसलिए इसका जिक्र किसी से भी ना करे, क्योंकि ऐसे किया तो इलाज का असर नहीं होगा और नियम भंग होने से वे क्रोधित हो जाएंगे, जिससे उनका सब कुछ नष्ट हो जाएगा। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, तो मैंने किसी से इसका जिक्र नहीं किया, पर दबे शब्दों में कई बार मम्मी पापा को बताना चाहा, पर सब कुछ बेकार रहा। बाबाजी तो अंधे हैं, पर मेरे माता पिता तो बाबाजी की भक्ति में अंधे, बहरे, गूंगे हो चुके हैं। अगर सच्चाई बता भी देती तो पहले तो विश्वास ना करते, और करते भी तो वे बाबाजी को नाराज करने का जोखिम कभी ना उठाते। इसलिए मैंने भी होंठ सिल दिए। उसके बाद कई बार सदन के काम की वजह से बाबाजी मम्मी पापा को बाहर भेज देते। ना चाहते हुए भी भोजन देने मुझे जाना पड़ता। अगर मैं सेवक के हाथों भेजती तो बाबाजी नाराज हो जाते। जब भी जाती तब मेरे साथ वही होता। अब मैं समझ गई थी कि उस जल में कुछ मिला होता था, जिससे मेरा अपने पर काबू न रहता, ना विरोध कर पाती। सुबह सारा जिस्म टूटा हुआ और दर्द से बेहाल लगता। मैं इस सबसे परेशान हो गई तो मैंने मम्मी पापा से जिद कर शहर में एडमिशन ले लिया और शहर चली गई। शहर जाने के बाद मैंने चैन की सांस ली। मुझे इस सबसे छुटकारा मिला, पर 2 महीने पहले मैं छुट्टियों में घर आई। बाबाजी ने फिर से मम्मी पापा को बहाने से बाहर भेज दिया, पर मैं निश्चय कर चुकी थी कि भोजन देने नहीं जाऊंगी। मैंने सेवक के हाथों खाना भेज दिया, पर बाबाजी ने नहीं खाया तो मजबूर हो मुझे ही खाना लेकर जाना पड़ा। पर मैं निश्चय कर चुकी थी कि अब वैसा नहीं होने दूंगी। इसलिए जैसे ही उन्होंने वो जल मुझे पीने को दिया, मैंने पिया ही नहीं। मैं जानना चाहती थी कि जो मेरे साथ होता है वो असल में होता है या मेरा भ्रम है,
और कौन करता है, बाबाजी स्वयं या कोई और? मैंने सेवक के हाथों भोजन भिजवा दिया पर बाबाजी ने नहीं खाया तो मजबूर हो मुझे ही भोजन लेकर जाना पड़ा, पर मैं निश्चय कर चुकी थी कि अब वैसा नहीं होने दूंगी। इसलिए जैसे ही उन्होंने वो जल मुझे पीने को दिया, मैंने पिया ही नहीं। मैं जानना चाहती थी कि जो मेरे साथ होता है वो असल में होता है या मेरा भ्रम है, और कौन करता है, बाबाजी स्वयं या कोई और? बाबाजी के सामने जाकर आप इच्छा हो ना हो वही करने मजबूर हो जाते हैं जो बाबाजी कहते हैं। भोजन के बाद उन्होंने मुझे कलश लाने को कहा तो मैं वो कलश उठा लाई। बैठो कहते ही मैं बैठ गई। अब उन्होंने फिर से वह जल मुझे ग्रहण करने को दिया। मैंने हाथ सामने किए पर जानबूझकर हाथों में इस तरह लिया कि वह कुछ मात्रा में जमीन पर गिर गया, और बाकी मैंने वो जल इस तरह हाथों में लिया कि जैसे मैंने हाथ मुंह तक ले गई। वह मेरे हाथों से बहता मेरे कुर्ती के बाजू से होता मेरे कपड़ों में समा गया। बाबाजी को यही लगा कि मैंने जल ग्रहण कर लिया। अगर उन्हें ये लगता कि मुझ पर जल का असर नहीं हुआ, या तो वे दोबारा जल पीने को देते या फिर कोई और चाल चल सकते थे। इसलिए अब मैं मदहोश होने का नाटक करने लगी। जब बाबाजी आश्वस्त हो गए कि मुझ पर जल का असर हो गया तो उन्होंने मुझे दोनों हाथों से उठाकर अपनी शैया पर ले आए। उनके हाथ बढ़कर मेरे कपड़ों तक पहुँचे और अब मैं डर गई। विरोध करना चाहा पर कर नहीं पाई। बाबाजी का डर मुझ पर इस कदर हावी हुआ कि मैं सिर्फ देखने के कुछ ना कर पाई। और फिर मैंने दिन में संत बने लोगों के श्रद्धा के पात्र बाबाजी का काली रात की तरह काला और घिनौना रूप देखा जो मैं बयान नहीं कर सकती। दोस्तों, आगे को कहानी देखेंगे आगे भाग में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।